ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिव नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं क्या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ तो। मैंने उत्सुकता बस पूछा तो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली की से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किसकी कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अल्लड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घरवाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं या आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैं भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने टोंट मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते बधाई दी। और साल की हुई हो? पूछा, कितने? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। कितनी बेफिक्र मैंने पहली बार देखी। तुम खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई, बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ, सिर्फ मेरे और हम। मैंने फिर चुटकी कहा, उसने तुम्हें मुझसे जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया हो, ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी।
बोली बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उसकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च हो रहा था, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी इस घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा काफ़ी टेक्निकल मामले थे, गुजर रहे, एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये नामुमकिन नहीं था, मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आपका भागकर कहाँ गए थे, कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है कि उनके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्त से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज करते हुए और आगे पूछा फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। रूही ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम रूही है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2-3 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्ध भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं जानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का यह दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही। ये नज़रिया गलत है मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसके पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसीलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और कुछ अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि रूही की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। रूही और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यह रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसीलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में रूही कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा क्या है इसका सही अर्थ? मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है।
फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा वो इश्क में नहीं है, यानी तुम जिससे साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे, इश्क में उसकी जान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैस से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सिरों के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था, इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक होश ही गई, उसकी खिलखिलाहट और खिलन दहाड़न एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी, ना पानी पिएंगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमाना कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपेटे को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरफ की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से कहाँ निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन जी देखा, सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसके चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है, माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस दिन प्रिया कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से प्रिया को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम निधि है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम प्रिया ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। निधि प्रिया को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में, तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना, तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। प्रिया थोड़ा सकुचाकर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो। निधि बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती हैं। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह प्रिया कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में निधि प्रिया को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। निधि को देखकर प्रिया खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास होता ही है। प्रिया बोली, मैं तो टिफ़िन लाई हूँ, आज तुम भी साथ में ही खा लो। टिफ़िन में रखे गर्मा गर्म उत्तपम, चटनी, सांभर को देखकर तो निधि बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए।
मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना गर्म नाश्ता बना लेती है? प्रिया ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बनाकर देती हैं। यह सुनकर निधि की तो आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वह मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो? तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। प्रिया उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती हैं। कहती हैं, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय मीनू बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय राहुल के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, प्रिया तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? निधि चिंतित होते हुए बोली। प्रिया थोड़ा झुंझलाकर बोली, कैसा खोट? इतने सालों मैं साथ में हूँ। राहुल तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज़ किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही खाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं तेरा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं समझदार सास कहते हैं। तुम्हें मालूम था कि तुम मना करोगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसा उनके एहसास के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं, अब तुझे खाना छोड़ दिया ना? निधि ने गंभीरता से कहा। प्रिया विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? प्रिया को विचारों में खोया देखकर निधि फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? प्रिया सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा काम घर का माँ ही संभालती हैं और राहुल घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी? पति है मेरा, और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं। प्रिया आश्चर्य से निधि को देखती हुई, तुम्हारे घर? अरे वाह, घर तो उनके बेटे का भी तो था। निधि बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को। तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। प्रिया ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमने से अपना टिफ़िन ख़त्म किया। आज उसे टिफ़िन के खाने में वो अपनेपन का, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि निधि कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर प्रिया घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज प्रिया को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मीनू को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। प्रिया बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि प्रिया के दिमाग में निधि की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण निधि अक्सर प्रिया से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर प्रिया के मन को उसके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसके कि वह सफल भी हो रही थी। अब प्रिया भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उसकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने प्रिया की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ मैं, राहुल और मीनू होंगे और कोई नहीं।
पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था। इसीलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। निधि की बातों के प्रभाव में आकर प्रिया अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी राहुल से कर चुकी थी। राहुल उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। अब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन राहुल की माँ राहुल से बोली, देख उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। राहुल बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसे ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी लेगी तो बाद में। ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद प्रिया के मम्मी पापा तो नहीं आए, पर छोटी बहन रिया आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन रिया बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत लकी हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं। प्रिया मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी वच्छी नहीं है, सब नाटक है बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर प्रिया तो वहाँ से हट गई। पर रिया सोचने लगी, इतने सालों में सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती हैं। रिया ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी, पर समझदार चालाक थी। उसने सोचा, अभी अगर वह प्रिया को कुछ समझाने गई तो प्रिया उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि प्रिया को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों, मतलब प्रिया, रिया, मीनू सोने जा रहे थे तो मीनू ने कहानी सुनने की जिद पर रिया बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर प्रिया को देखते हुए पूछा, दीदू क्या आपने मीनू को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? प्रिया किंचित रोष से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो उसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदतें खराब कर दी हैं। रिया बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से क्या फ़ायदा? नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मीनू को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती हैं आम के अचार के साथ। मीनू सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है। हाँ ना मासी, रिया ने मीनू को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकलते हैं वह? मीनू आंखें बड़ी करते हुए बोली। रिया बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब प्रिया भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। रिया ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसकी चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे कब साना, कब खाए कब चला, धान बेचारा कूट खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा। तो जिसके पास सत्तू था वो उसके बहकावे में आ गया। उसने विनती करते हुए धान वाले रागी से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू में बदल लिया और अपने चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। वही धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठक्कर चला गया है। मीनू बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकलेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा। रिया बोली, बुद्धू तो नहीं था, पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मीनू बोली, मासी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता है कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। रिया बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं।
फिर मीनू की ओर देखकर बोली, दीदू जग रहे हो या सो रही गई हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीनू के साथ में गाने लगी, मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। रिया और मीनू तो सो गई, पर प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब प्रिया ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद रिया बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए? इस बार प्रिया बोली, इतने सालों से हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहाँ भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। रिया ठुमकते हुए लाड से बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। प्रिया खुशी से बोली। रिया बोली, दीदू मुझे घूमना है, आप उसको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उसको सरप्राइज देते हैं। प्रिया बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में रिया ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मीनू, प्रिया और रिया तीनों की कार में निधि के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने निधि की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ले लिए। निधि के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। प्रिया थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि मुझे निधि को फ़ोन करके बताने दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे? पर सोचो उसको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर प्रिया मुस्कुरा दी। निधि के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, सालू दरवाजे पर देख कौन है? मम्मी मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। प्रिया का मन किया कि वह मीनू के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई निधि की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाजे खोलते हुए वह कुछ बोलने जा रही थी, पर प्रिया को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर प्रिया बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। पर यह रिया मेरी छोटी बहन आई है ना, यह तुझसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फ़ोन नहीं किया। रिया बोली, निधि दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? निधि अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, काम काजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे कि ना जाने कैसे सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मीनू को भी साथ ले जा, खेलो। प्रिया बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मीनू ने आगे बढ़कर निधि के पैर छू लिए। निधि फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमारी सालू तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। सालू आंटी को हेलो बोलो। पर सालू टस से मस ना हुई। आखिर प्रिया बोली, हेलो सालू, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए प्रिया के हाथों से उपहार खींच कर वह अंदर भाग गई। निधि चिल्लाती रह गई, आंटी से थैंक यू बोलो, मीनू को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ, मुझे सैर नहीं करने। निधि बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसीलिए किसी की बात सुनती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वहां बैठने के बाद न जाने क्यों प्रिया का मन उचटने लगा। वह निधि से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहां से बगैर कुछ चाय काफ़ी पानी के उठ गई। निधि ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार रिया ने एक पार्क में आगे लगा दी। प्रिया ने कुछ दिन सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मीनू तो पार्क में आकर खुश हो गई। रिया ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पर पड़ी बेंच पर खाने लगी। मीनू खाकर झूला झूलने चली गई। प्रिया दूर रिया को देखते हुए बोली,
तू जानबूझकर मुझे निधि के घर ले गई थी ना। रिया आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली। हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी, क्या हुआ? क्या आपको उसके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, प्रिया सिर हिलाते हुए बोली। निधि ने मुझे तो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू यह आपकी दोस्त नहीं मंथरा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी कि अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ रिया, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, यहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, या मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। प्रिया रोते हुए बोली। छोटी, क्या मिल जाता उस निधि को मेरा साम्राज्य नष्ट करके? मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर निधि उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी भी मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। प्रिया ने राहुल से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली। तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। राहुल बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और मैं? रिया ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। दोस्तों, आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी। आप भी अपनी खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।